দেখো রেকর্ডিং মেসেজ গেছে, স্ক্রিন শেয়ার আছে। হ্যাঁ ম্যাম। तो देखो हम लोग फाइनल अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें लास्ट क्लास हम लोगों ने ये एक इलास्ट्रेशन भी किया था। ये इलास्ट्रेशन 2 किया था, ठीक है। इलास्ट्रेशन 1 और 2 कंप्लीट हो गया था। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 3 से करेंगे, ठीक है। यहाँ पर बोला है, देखो, revenue comma expense and gross profit balances of Messrs ABC traders for the year ended on 31st March 2022 were as follows। बोल रहा है रेवेन्यू मतलब क्या, सेल, एक्सपेंसेस यानी खर्चा, और ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस जो है वो कुछ इस तरीके से दिया। मतलब ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, सैलरी दिया हुआ है, डिस्काउंट क्रेडिट, मतलब डिस्काउंट क्या है, एक्सपेंस या इनकम, इनकम क्योंकि क्रेडिट है। डिस्काउंट डेबिट है मतलब एक्सपेंसेस, बैड डेट, डिप्रिशिएशन, लीगल चार्जेस, कंसल्टेंसी फीस। अच्छा, ये सब के आगे डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, बैड डेट लॉस होता है ना। डिप्रिशिएशन हमेशा एक्सपेंस होता है। लीगल चार्जेस मतलब खर्चा, ठीक है। कंसल्टेंसी फीस यानी ये भी क्या है, खर्चा। कंसल्टेंसी का मतलब होता है, पता है कंसल्टेंसी का मतलब? কি বলছিলে বলো, অবশ্যই খেয়াল করো। কনসালটেন্সি মানে যে কোনো জিনিসের কনসালটেন্সি হতে পারে। যেমন ধরো আজকাল হয় না যে আমি কি পড়বো সেটার জন্য আমি কারোর সাথে কনসাল্ট করলাম, কনসাল্ট থেকে কনসালটেন্সি। তো অনেকেই কনসাল্ট করবার জন্য টাকা নেয়, যে আমি তোমাকে কনসালটেন্সি দেবো, তুমি তার মানে আমার কাজই ওটা কনসালটেন্সি করা, ঠিক আছে। যেমন ধরো তুমি বাড়ি বানাতে চাইছো, তার আগে একটা কনসাল্ট করে নিলে, ঠিক আছে, যে কিরকম কি বানাবো। তুমি বললে এরকম, তো সে বলে এরকম এরকম এস্টিমেট আমি সব বলে দেবো ইঞ্জিনিয়ারের সাথে, কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার বলবে ঠিক আছে আমি এটার একটা কনসালটেন্সি ফিস। তো যে কোনো জিনিসের কনসালটেন্সি দিই। তোমার কোনো শরীরের অসুস্থতা আছে, ডাক্তার অনেক সময় কি করে, বলবে কনসালটেন্সি ফিস এতটা, এরপরে বাকি যা হবে তার গুড ইভিনিং অঙ্কিত। फिर ऑडिट फीस का मतलब, ऑडिट तो देखो बिजनेस में ऑडिट करवाना पड़ता है। ऑडिट कौन करता है, सीए करता है। ऑडिट करने का मतलब होता है कि अकाउंट्स ठीक ठाक बना है कि नहीं चेक करना। मतलब ठीक ठाक इन द सेंस जो भी रूल्स रेगुलेशंस प्रिंसिपल्स फॉलो करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो ऑडिटर को पैसा देना पड़ेगा, वो आके काम करे। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस तो जो यूज होगा, टेलीफोन, पोस्टेज, टेलीग्राम, स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, तो ये भी खर्चा है, इंटरेस्ट पेड, ठीक है। प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st मार्च 2022 फॉर नेसेसरी क्लोजिंग एंट्रीज। अब हमें क्लोजिंग एंट्री बनाया, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्लोजिंग एंट्री बनाया था इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स ऑल्सो, ठीक है। इन द बुक्स ऑफ एबीसी ट्रेडर्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2000 2000 क्या था, 22। तो यहाँ वो सब लिखना पड़ता है, पर्टिकुलर्स डेबिट, ठीक है। वो सब अभी हम लोग नहीं लिखेंगे, उतना कुछ लिखेंगे तो नहीं होगा, बट एग्जाम में जब करोगे तब जरूर से करना होता है। एक बता देते हैं क्या करना होता है, नहीं तो फिर किसी को अगर नहीं पता हो तो क्या लिखेंगे इधर। हाँ, अमाउंट का हम लोग चाहे तो 2 कॉलम कर सकते, बट देखो इस क्वेश्चन में तो एडजस्टमेंट है ही नहीं, तो 2 कॉलम करके क्या करे। एक में ही हो जाएगा, मुझे जितना लग रहा है। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं था हम लोगों ने करा, तो एक ही कॉलम बना, ठीक है। पर्टिकुलर्स है, पर्टिकुलर्स एमओ, पर्टिकुलर्स एमओ।
तो ये रुपीस, इधर भी रुपीस। अच्छा, तो सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ निकलता है? ट्रेडिंग में। उसको हम लोग ब्रॉट डाउन करते हैं, तो क्या लिखेंगे इधर? बाई ग्रॉस प्रॉफिट 4,20,000। ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट है, देखो सैलरी। तो सैलरी खर्चा है 1,10,000, तो टू सैलरीज 1,10,000। फिर उसके बाद है डिस्काउंट क्रेडिट 18,000, तो बाई डिस्काउंट, ये इसको हम लोग बोलते हैं डिस्काउंट रिसीप्ट 18,000। डिस्काउंट फिर डेबिट है 19,000, टू डिस्काउंट, इसको क्या बोलोगे? अलाउड। अगर नहीं भी लिखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अलाउड नहीं लिखा तो कोई प्रॉब्लम। जब डेबिट साइड लिख रहे हो तो खर्चा मान रहे हैं, ठीक है, और क्रेडिट साइड लिख रहे हो तो इनकम मान रहे हैं 19,000। फिर इसके बाद बैड डेप्ट 17,000, टू बैड डेप्ट 17,000। फिर डिप्रिशिएशन 65,000, 65,000। डिप्रिशिएशन के बाद लीगल चार्जेस 25,000, टू लीगल चार्जेस 25,000। कंसल्टेंसी फीस 32,000, कंसल्टेंसी फीस 32,000। अच्छा, ऑडिट फीस 1,000, इलेक्ट्रिसिटी 17,000, ऑडिट फी 1,000, इलेक्ट्रिसिटी 17, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000। इलेक्ट्रिसिटी के बाद टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12,000, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 12,000, टेलीफोन, पोस्टेज एंड टेलीग्राम। स्टेशनरी 27,000, स्टेशनरी 27,000। इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000। ठीक है, ये हो गया। और तो कुछ है नहीं। अब हमें दोनों साइड टोटल करके चेक करना है कि प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो चेक करो कैलकुलेटर। 1,10,000, 43,000। हाँ ठीक है। टू नेट प्रॉफिट 43,000, टू नेट दिख रहा है, তো দেখা যাচ্ছে নেট প্রফিটটা যেটা লিখছে 43,000, टोटल 4,38,000, 4,38,000।
बोलो, ये समझ में आ गया। अब हम लोग एंट्री करेंगे, इसमें एंट्री करने बोला। इसमें तो देखो कुछ भी मतलब डिफिकल्ट दिया ही नहीं था, एडजस्टमेंट कुछ नहीं दिया था। खर्चा को डेबिट साइड लिख दिया और जो इनकम था उसे क्रेडिट साइड लिख दिया। बोलो, इसमें कोई किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तब हम लोग एंट्री लिखेंगे। चलो, एंट्री करने बोला है, क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा? जर्नल प्रॉपर, इस तरीके से लिखना पड़ेगा, जर्नल प्रॉपर इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ मेसर्स एबीसी ट्रेडर्स, ब्रैकेट में क्लोजिंग एंट्री। ठीक है, तो क्लोजिंग एंट्री का मतलब अभी हम लोगों ने जो लेजर किया उसमें सारे एंट्री को क्लोज ही किया, क्योंकि देखो जब सैलरी पे किया था तो क्या किया था? पहले ड्यू एंट्री किया जाता है, तो सैलरी टू मिस्टर ए मान लो। फिर जब पे किया तो मिस्टर ए टू बैंक। ठीक है, फिर देखो मतलब ऐसे होता है, सैलरी टू मिस्टर ए, हाँ, फिर मिस्टर ए टू बैंक। ठीक है, फिर क्या होता है? पीएल टू सैलरी, क्योंकि सैलरी कहाँ क्लोज होता है? पीएल में। देखो सब क्लोज हो जाएगा, देखो मिस्टर ए, सैलरी, सैलरी बचा क्या? पीएल टू बैंक। इससे ये पता चलता है कि ये मेरा खर्चा है, लेकिन खर्चे का नाम होना चाहिए। देखो हम लोग चाहे तो अगर ऐसा होता कि पीएल में बस मुझे खर्चा दिखाना है कि इतना 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 खर्चा है, लेकिन नाम के साथ क्यों दिखाना है? ताकि प्रॉपर अकाउंट मेंटेन हो, मुझे पता चले कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी का कितना पे किया, सैलरी का, तभी तो अलग अलग हमें मेंटेन करना पड़ता है। तो उस वजह से दिखाते। तो ये मेरा जो ये सैलरी अकाउंट ओपन हुआ था, ये क्लोज कहाँ जाके हुआ? पीएल में। फाइनल अकाउंट पीएल में होगा, जो आइटम पीएल में होना, जो ट्रेडिंग में होना वो ट्रेडिंग में होगा। ठीक है, तो अब वही एंट्री हम लोग को करना पड़ेगा। तो अब एंट्री में क्या लिखेंगे? एंट्री का डेट हो जाएगा 2022, यहाँ पर लिख देते हैं March 31। ठीक है, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट या फिर डेबिट क्रेडिट लिख सकते हैं हम लोग। ये सब हम इस क्वेश्चन में कर दे रहे हैं, बट देखो आगे से नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें, ये सब हमें करना पड़ेगा। ये सब करेंगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले पीएल डेबिट टू क्या क्या आ जाएगा? बहुत सारा चीज आएगा, सैलरी, लीगल चार्ज, जो भी लिखा है ना, कम से कम 8-10 आइटम शायद हम लोगों ने लिखा है, वो सारा हमें लिखना पड़ेगा। ये देखो मतलब पीएल डेबिट टू दिस 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 दिस, नेट प्रॉफिट को बाद में लिखेंगे। ये सारा एक 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 करके लिखना है, तो अपने अपने कॉपी से देख देख के लिखो। पीएल टू सैलरी टू डिस्काउंट अलाउड टू बैड डेट, इस तरीके से। ठीक है, और मुझे भी थोड़ा बोलो, नहीं तो मुझे पेज बदलना पड़ेगा। टू सैलरीज to discount to bad debt to depreciation to legal charges to consultancy fees, consultancy fees to audit fee, to electricity charges, to telephone postage and telegram, to stationery। यही लास्ट है ना? टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, जो कि मेरा इधर जगह नहीं होगा, हम ऊपर लिख रहे हैं। टू इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, मेरा जगह नहीं है इसलिए मैंने ऊपर लिखा, तुम लोग नीचे ही लिख दो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर इंटरेस्ट पेड ऑन लोन 70,000 था। हाँ 70, তাই তো? আচ্ছা, স্যালারি 1,10,000, সেট চলে গেল বাইরে। ডাকো তো। एक
ठीक है, देखो तो डिस्काउंट कितना, ओ सैलरी 8 लाख तो उसमें डिस्काउंट 70, डिप्रिसिएशन 65, 25, 32, আর ওটা তো আমি উপরে লিখে নিয়েছি, তো টোটাল কত এসেছিল মনে আছে? হুম, 3,95,000। ठीक है, इसका नैरेशन लिखना है, लास्ट क्लास बोला था लिखवा देंगे, इस क्वेश्चन में तो लिखवा दे रहे हैं। लिखो बी, इसीलिए जगह रखा मैंने, बी द ट्रांसफर ऑफ, being the transfer of balances of various expense accounts, being the transfer of balances of various expenses, तो expenses account को हम लोगों ने ट्रांसफर किया। तो देखो डेबिट साइड सब लिख लिया, आप क्रेडिट साइड में जाएंगे। क्रेडिट साइड में क्या है, पहला आइटम है डिस्काउंट रिसिप्ट, क्योंकि जीपी तो ब्रॉट डाउन होके आया था और नेट प्रॉफिट निकला है। ठीक है, तो पहले डिस्काउंट रिसिप्ट का लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल, है ना। तो ऐसे लिखेंगे डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना है 18,000, being the transfer of, being the transfer of discount receipt account balance, discount receipt account balance। अच्छा, फिर ग्रॉस प्रॉफिट जो ट्रांसफर हो गया है उसका एंट्री क्या है, क्योंकि वो बाई जीपी है, तो जीपी टू पीएल, जीपी टू पीएल ना, ग्रॉस उसका एंट्री पढ़ो ये, মানে বুঝতে পারো হ্যাঁ, এটা কি যেমন ডিসকাউন্ট রিসিপ্ট টু পিএল, তো জিপি টু পিএল, जीपी अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना था 4,20,000, being the transfer of gross profit, being the transfer को हम T/F लिख रहे हैं, ये ट्रांसफर लिखा है मैंने T/F, ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट G/T लिख दिया फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ये ट्रेडिंग अकाउंट से ट्रांसफर होके आया, तो हम लोग लिखते हैं ना जीपी ब्रॉट डाउन बोल के। ठीक है, इसके बाद जब नेट प्रॉफिट आया, तो नेट प्रॉफिट को कैसे रीड करोगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, पीएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, ये देखो इसका कैसे रीड करना है, पीएल अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू नेट प्रॉफिट, कितना आया 43,000, being the ascertainment of net profit, या फिर ऐसे लिख दो being the net profit calculated। इसके बाद ये नेट प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल में, तो उसको क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा तो नेट प्रॉफिट कैंसिल, तो नेट प्रॉफिट तो क्रेडिट होता है, डेबिट हो जाएगा, कैपिटल में ऐड होगा तो कैपिटल का वैल्यू बढ़ेगा, कैपिटल क्रेडिट होता है, तो टू कैपिटल अकाउंट कितना 43,000, और नरेशन क्या लिखेंगे, बी ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट टू कैपिटल अकाउंट।
being transfer of net profit to capital account. बोलो समझ में आया? अच्छा, ठीक है चलो। अब हम लोग इलास्ट्रेशन 4 करेंगे, ये वाला, ठीक है। On 1st April 2021, provision for doubtful debt existed at 40,000। मतलब पहले से ही provision for doubtful debt account में कितना पड़ा हुआ है? 40,000। provision for doubtful debt account मतलब क्या होता था कि हम डेटर फ्यूचर में कितना डेटर पैसा देगा नहीं देगा, उससे हमारा तो लॉस हो सकता है जब पैसा नहीं मिलेगा, और लॉस होता ही है बिजनेस में, तो उसके लिए हम लोग प्रोविजन करके रख सकते हैं। 40,000 का प्रोविजन मेरे पास पड़ा हुआ है 1 अप्रैल को। ट्रेड रिसीवेबल ऑन 31 मार्च 2021 150 लाख। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या होता है? ट्रेड रिसीवेबल मतलब बिजनेस में जो पैसा मुझे मिलेगा, तो डेटर होता है। देखो ट्रेड रिसीवेबल नॉर्मली कुछ नहीं बोलो तो डेटर होता है, बाकी ट्रेड रिसीवेबल के अंदर डेटर के अलावा बिल्स रिसीवेबल भी आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो डेटर ही होगा जबकि कुछ बोला नहीं है, तो बोल रहा है कि 31 मार्च 2021 का ट्रेड रिसीवेबल मतलब ये ओपनिंग का बैलेंस है 40,000 पीवीडीटी, ये क्लोजिंग डेटर है। बैड डेप्ट कितना हुआ है? 1 लाख। बैड डेप्ट और प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेप्ट में फर्क क्या है? बैड डेप्ट का मतलब कंफर्म मुझे और 1 लाख रुपया नहीं मिलेगा, ठीक है, और प्रोविजन जो कर रखा है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मुझे 40,000 नहीं मिलेगा। अब ये शायद जो है ये गलत भी हो सकता है, मतलब हो सकता है मेरा 40,000 से ज्यादा लॉस हो गया या 40,000 से कम लॉस हुआ। It is required to write off the bad debt and create a provision equal to 5% of the trade receivable balance। बोल रहा है कि हमें बैड डेट को राइट ऑफ करना है। तो नॉर्मली देखो बैड डेट को तुम लोग कहाँ लिखते हो? पीएल में। तो उसको राइट ऑफ कहाँ करते हो? पीएल में। जब पीएल डेबिट टू बैड डेट लिखते हो इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा प्रॉफिट कम हुआ कि नहीं हुआ? कम हुआ, ठीक है। तो उसी को राइट ऑफ बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग दो तरीके से बैड डेट को राइट ऑफ कर सकते हैं, या तो वो डायरेक्ट पीएल में चार्ज कर सकते हैं, या फिर हम लोग प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में जो पैसा रखा हुआ है उससे राइट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे राइट ऑफ करने से भी एंट्री क्या होगा? हाँ, तो पीएल के जगह पीवीडीटी डेबिट टू बैड डेट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि पीवीडीटी क्रेडिट आइटम होता है, कम हुआ तो डेबिट हो जाएगा। अब बोल रहा है कि अब करेंटली कितना पीवीडीटी क्रिएट करना है? 5%। और पीवीडीटी किस पे क्रिएट होगा? डेटर पे, क्योंकि डेटर के लिए ही तो पीवीडीटी क्रिएट हो रहा है। मेरा टोटल डेटर है, मुझे डाउट है कि 5% पैसा नहीं मिलेगा। सो हाउ you would compute the amount debited to profit and loss account। मतलब बोल रहा है कि ये सारे चीजों को एडजस्ट करने के बाद पीएल में कितना चार्ज करोगे, पीएल डेबिट मतलब पीएल डेबिट टू कितना होगा वो हमें बताना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग कैसे करके कैलकुलेट करेंगे? तो हम लोग एक अकाउंट बना के भी कर सकते हैं। तो किस चीज का अकाउंट बनाए? हमारे पास जिसका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है, उसका बना सकते हैं। किसका? पीवीडीटी का बना सकते हैं, ठीक है। इलास्ट्रेशन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट। देखो सबसे पहले 1 अप्रैल ओपनिंग बैलेंस, तो पीवीडीटी एक लाइबिलिटी होता है, तो लाइबिलिटी हमेशा क्रेडिट साइड जाएगा, तो बाई बैलेंस पीडी कितना हो जाएगा? 40,000। अच्छा इसका डेट दे दो 1/4/21। हाँ, 1/4/21 अप्रैल का, मतलब बाई बैलेंस पीडी 40,000, ठीक है। अच्छा अब हमें राइट ऑफ करना है अपना बैड डेप्ट, तो बैड डेप्ट कम हो जाएगा। बैड डेप्ट तो डेबिट है, जब राइट ऑफ होगा तो कम हो जाएगा, क्रेडिट होगा। कितना राइट ऑफ करना है? 1 लाख। लेकिन मेरे पास पीवीडीटी में कितना पड़ा हुआ है? 40,000। तो हम 40,000 पीवीडीटी से लेंगे और बाकी कहाँ से लेंगे? पीएल से लेना पड़ेगा। तो राइट ऑफ का पहले एंट्री कर लेते हैं। राइट ऑफ का एंट्री क्या हो जाएगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट अकाउंट डेबिट टू बैड डेप्ट।
अच्छा, ये कब का एंट्री होगा? 31 मार्च 2022 का। कितना? 1 लाख। बट 1 लाख तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेरे पास 40,000 है, तो बाकी 60,000 मुझे कहाँ से लेना पड़ेगा? पीएल से। ठीक है, तो पीएल में कितना चार्ज होगा? 60,000। तो पीएल डेबिट कितने से होगा? फिर 60,000 से होगा। ठीक है, अच्छा ये पहले लिख लेते हैं। और हमें बोला है कि 15 लाख का डेटर है, जिसपे हमें 5% का पीवीडीडी क्रिएट करना है। करेंट ईयर का पीवीडीडी, तो पीवीडीडी लाइबिलिटी होता है, तो क्रिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा? इधर आ जाएगा क्लोजिंग में टू बैलेंस सीडी। कितना होगा? 15 लाख माइनस करना पड़ेगा 1 लाख। क्यों बोलो? क्योंकि हाँ, मेरा डेटर तो कम हुआ ना, क्योंकि बैड डेप्ट का पहला एंट्री क्या होता है? राइट ऑफ के पहले डेटर, बैड डेप्ट टू डेटर। ठीक है, तो मेरा 1 लाख से डेटर कम हो जाएगा। बाकी बचे हुए डेटर पे हम बनाएंगे अपना 5% का प्रोविजन, जो कि कितना हुआ? 70,000। ठीक है, तो मेरा पीएल से मुझे कितना, पीएल में मुझे कितना चार्ज करना पड़ेगा? एक तो 70,000 चार्ज करना पड़ेगा, और इधर से 60,000। कितना हो जाएगा? 1,30,000। तो बैलेंस भी करोगे तुम लोग तो कितना आ जाएगा पता है? 1,30,000 ही आना चाहिए। मैंने तो ये लॉजिकली समझा दिया। अगर तुम लोग बैलेंस करोगे, जब जैसे कि लेजर में तो तुम लोग को बैलेंस ही करना है, तो कितना आंसर आना चाहिए? 1,30,000। और ये 1,30,000 क्यों हुआ वो भी मैंने बता दिया। देखो यहाँ पर हमारा 60,000 का जो, जैसे मैंने बोला ना, एस्टिमेशन सही गलत कुछ भी हो सकता है। वैसे ये बचा हुआ अमाउंट था जो कि कम पड़ गया, तो पीएल से 60,000 लेना है, और 70,000 इसलिए लेना है ताकि करेंट ईयर का पीवीडीडी क्रिएट हो। तो हो गया टोटल 1,30,000 पीएल। तो पूछा है ना कि कितना अमाउंट को जो है पीएल में डेबिट करोगे, तो कितना अमाउंट को पीएल में? 1,30,000 को पीएल में डेबिट करना पड़ेगा। इसको और एक तरीके से भी किया जा सकता है, ये तो मैंने अकाउंट बना के दिखाया। अगर बोले स्टेटमेंट फॉर्मेट में करो तो कैसे करोगे? ओपनिंग प्रोविजन, ओपनिंग प्रोविजन कितना है? 40,000। ठीक है, इसमें से लेस कर दोगे बैड डेट रिटर्न ऑफ। ठीक है, तो ये क्रेडिट आइटम है, बैड डेट राइट ऑफ कर रहे हैं जो, वो डेबिट आइटम है। ठीक है, कितना राइट ऑफ करना है? 1 लाख। ठीक है, तो शॉर्ट प्रोविजन कितना होगा? प्रोविजन में कमी दिख रहा है 60,000 का। ठीक है, तो प्रोविजन कितना और चाहिए हमें? प्रोविजन रिक्वायर्ड ये वाला 70,000। ठीक है, तो 15 लाख माइनस 1 लाख इंटू 5%। तो प्रोविजन रिक्वायर्ड है 70,000, तो शॉर्ट प्रोविजन हुआ 60, और करेंटली प्रोविजन करना पड़ेगा 70। तो टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड कितना हो जाएगा? 1,30,000। तो ये हो गया टोटल अमाउंट चार्ज टू पीएल। ठीक है, इसमें इसके अगेंस्ट में लिख दो टोटल अमाउंट, या फिर ऐसे लिख दो एडिशनल अमाउंट। ऐसे कहाँ लिखे? हम इधर लिख रहे हैं क्योंकि मेरा जगह नहीं है, तुम लोग इस साइड ही लिखना। ठीक है, एडिशनल अमाउंट required for debit to PL। एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डेबिट टू पीएल। पीएल में कितना अमाउंट और डेबिट करना पड़ेगा? 1,30,000। तो स्टेटमेंट फॉर्मेट में अगर मेंशन कर दे, कुछ ना बोले तो तुम लोग को जो ठीक लगे कर सकते हो, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा। अगर बोला कि स्टेटमेंट फॉर्मेट में बनाओ तो ये बनाना, और अगर बोला कि लेजर बनाओ तो फिर ऐसे बनाना। ठीक है, बोलो ये समझ में आ गया? अच्छा, इलास्ट्रेशन 5 देखो, यहाँ पर बोला है कि ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है C12 का। ठीक है, हमें यहाँ पर क्या बनाना है? प्रिपेयर क्लोजिंग एंट्रीज फॉर द अबव आइटम एंड प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ट्रेडिंग एंड पीएल बनाने बोला है। इस क्वेश्चन का ये मैंने ना वो एंट्री ले लिया है, यहाँ पर एंट्री बार बार लिख के करोगे क्या, तो इसलिए मैंने यहाँ सोल्यूशन ले लिया। तुम लोग बाद में घर पे बैठ के वो लिख सकते हो। ठीक है, और ये, हाँ बस इतना। ठीक है, इसका क्लोजिंग एंट्री करने बोला। इसका हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे, भले ही हमें सिर्फ ट्रेडिंग पीएल बोला है, हम लोग बैलेंस शीट भी बना लेंगे।
illustration 5. In the books of C12. Trading and profit and loss account for the year ended 31st of March 2020. और एक बैलेंस शीट भी बना है. बैलेंस शीट as at 31st of March 2022. Liabilities और assets. ठीक है, देखो सबसे पहले दिया है हमें ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल कहाँ लिखते हैं? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में कैपिटल 10 है. तो इधर लिख कैपिटल. इनर कॉलम में लिखना चाहिए 10 लाख, क्योंकि नेट प्रॉफिट या लॉस कुछ ना कुछ तो आएगा ही बिजनेस में. ठीक है. फिर बोला है इन्वेंट्रीज 1 अप्रैल यानी ओपनिंग. ओपनिंग इन्वेंट्री कहाँ लिखते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में. टू ओपनिंग इन्वेंट्री या स्टॉक 2 लाख. कैश इन हैंड कहाँ लिखेंगे? एसेट साइड में. तो ये लिक्विड है, तो इसे हमें क्या करना है? करंट एसेट है, नीचे के साइड में लिखना चाहिए, है ना. तो कैश इन हैंड, कैश इन हैंड करंट एसेट है, तो ये नीचे के साइड में आ जाए. 1,44,000. 44,000. फिर बोला है मशीन अकाउंट, तो फिक्स्ड एसेट हो गया, वो यहां लिख देते हैं. मशीन 7,36,000. परचेज 18,20,000. तो परचेज कहाँ लिखेंगे? ट्रेडिंग. टू परचेज कितना बोला मैंने? 18 लाख. वेजेस 10 लाख. वेजेस 10 लाख. सैलरी ये पीएल में चला जाएगा 10 लाख, तो ये थोड़ा नीचे के साइड में लिखेंगे. सैलरीज ये भी 10 लाख. डिस्काउंट अलाउड 50,000, तो सैलरी के नीचे ही लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड 50,000. डिस्काउंट अलाउड के बाद है डिस्काउंट रिसिप्ट 30,000, तो बाई डिस्काउंट
रिसिप्ट 30,000. Sundry office expenses 6 lakh. To sundry office expenses 6 lakh. Sales account 50 lakh. By सेल्स ट्रेडिंग में लिखेंगे 50 लाख. फिर सम्स ओइंग बाय कस्टमर, मतलब कस्टमर ने उधार ले रखा है, मतलब डेटर यानी ट्रेड रिसीवेबल, ये देखो दिया हुआ है ब्रैकेट में 8,50,000, तो बैलेंस शीट में लिखना है ट्रेड रिसीवेबल बोल के लिख देंगे. थोड़ा सा नीचे लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल 8 लाख. ट्रेड रिसीवेबल के बाद है सम ओइंग टू सप्लायर, तो फिर ट्रेड पेबल यानी क्रेडिटर. ट्रेड पेबल 3,70,000. बस. फिर नीचे दिया है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, तो ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया हुआ जो भी आइटम है वो दो जगह पोस्ट होता है, तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो ये एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में करेंट एसेट में जाएगा. क्लोजिंग स्टॉक 2,70,000. और इसके अलावा ये जाएगा ट्रेडिंग में बाय क्लोजिंग स्टॉक. ट्रेडिंग में इसीलिए लिखा जाता है ताकि मैचिंग कंसेप्ट कंप्लीट हो, नहीं तो हमारा जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो गलत आएगा, क्योंकि परचेज जितने का है उतने का आउटफ्लो दिखाना पड़ेगा. अब आउटफ्लो नहीं है तो फिर क्लोजिंग स्टॉक. ठीक है, तो टोटल करते हैं. 2,70,000 प्लस 50 लाख, 52,70,000. 22,50,000 ग्रॉस प्रॉफिट. टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कैरेट डाउन 52,70,000 by gross profit brought down 22,50,000. तो ये कितना आ गया 22,80,000. हाँ 6,30,000. टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर. ठीक है, अभी पूरा लिख रहे हैं, इसके बाद से हम लोग सिर्फ नेट प्रॉफिट ही लिखेंगे प्रैक्टिस के लिए. बाकी जो एग्जाम में लिखोगे इस तरीके से ही लिख देना. 6,30,000 अब ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पर एट नेट प्रॉफिट 6,30,000. तो 10 लाख का कैपिटल लगाया था बिजनेस पे, प्रॉफिट कमाया 6,30,000, तो बढ़ के हो गया 16,30,000. ठीक है, अब ये 16,30,000 और ये 16 और 3 हो गया 19, और इधर 1 लाख 20 लाख, और इधर भी 20 होना चाहिए. 80 এই জায়গাটা দরকার নেই, ভালো কম হবে বলে রেখে দিয়েছি. ঠিক আছে, तो ये हो गया हम लोग का 20 लाख. ठीक है, अब इसमें ना हम लोग को एंट्री भी करने बोला था. ठीक है, तो एंट्री देखो, क्लोजिंग एंट्रीज करने बोला था, तो क्लोजिंग एंट्री कैसे करोगे. आप अपना ट्रेडिंग अकाउंट खोलो, देखो यहाँ पर दिखेगा. बैलेंस शीट तो मैंने करवाया, बोला नहीं था. देखो
ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखोगे, ट्रेडिंग टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेज टू वेजेस। देखो यहाँ पर ट्रेडिंग टू ओपनिंग इन्वेंट्री टू परचेज टू वेजेस कितना लिखना है, ये देखो वैल्यू 2 लाख 18 लाख 20 और 10 लाख, 2 लाख 18 लाख 20 और 10 लाख, कितना हो जाएगा 18 और 22 हो गया 20 और 10 30 लाख 20,000 being the accounts in trial balance which have to be transferred to the trading account debit side। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, मतलब ट्रायल बैलेंस में जो भी डेबिट आइटम था वो, सॉरी जो भी अकाउंट था वो हम लोगों ने ट्रेडिंग के डेबिट साइड में ट्रांसफर किया। फिर इधर बचा सेल्स टू ट्रेडिंग अकाउंट, ये देखो सेल्स टू ट्रेडिंग 50 लाख बीइंग द अमाउंट ऑफ सेल्स ट्रांसफर टू क्रेडिट ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। फिर क्लोजिंग स्टॉक का क्या है, क्लोजिंग स्टॉक टू इन्वेंट्री, चाहो तो ये दोनों को एक साथ कर सकते हैं, मतलब सेल्स डेबिट क्लोजिंग स्टॉक डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है, दो बार अलग से लिखने का जरूरत नहीं। फिर हम लोग का क्या निकलेगा, ग्रॉस प्रॉफिट, तो उसको क्या लिखेंगे, ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ इन्होंने पीएल लिखा है, वो ट्रांसफर हो रहा है बोल के, ठीक है। एक्चुअली ये ना हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट लिख देते, बट एक्चुअली ये होना चाहिए 2PL हाइफन दे के ग्रॉस प्रॉफिट, तभी तो यहाँ जब ब्रॉट डाउन होता है तो ये क्या लिखना चाहिए, ये लिखना चाहिए बाय ट्रेडिंग अकाउंट हाइफन दे के ग्रॉस प्रॉफिट, बट हम लोग वो लिखते नहीं है क्योंकि ये हैबिट और इस तरीके से ही किया जाता है, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट अगर होता तो कायदे से लेजर क्या होना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट का। सोच के देखो, अगर ट्रेडिंग टू ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा एंट्री, तो ग्रॉस प्रॉफिट अकाउंट में ना हम लिखेंगे बाय ट्रेडिंग अकाउंट बोल के, ग्रॉस प्रॉफिट इधर बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो एक्चुअली वो होता है 2PL और इधर होता है बाय ट्रेडिंग हाइफन देके ग्रॉस प्रॉफिट, तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है देखो ट्रेडिंग टू PL, ठीक है, कितना 22,50,000 बीइंग द ट्रांसफर ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। फिर PL का डेबिट आइटम, तो PL डेबिट टू सैलरी टू डिस्काउंट अलाउड टू सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंसेस, है ना, तो कितना कितना वैल्यू था 50 10 लाख 6 लाख, ये देखो 50 10 लाख 6 लाख कितना हो गया 16,50,000 बीइंग द वेरियस एक्सपेंस अकाउंट ट्रांसफर टू PL। अब ये क्रेडिट वाला आइटम, तो डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू PL, देखो डिस्काउंट रिसिप्ट अकाउंट डेबिट टू PL कितना 30,000, ठीक है 30,000, तो यहाँ पर क्या लिखा है, बीइंग द क्रेडिट बैलेंस ऑफ डिस्काउंट रिसिप्ट ट्रांसफर टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। फिर इसके बाद PL में जो नेट प्रॉफिट आया वो कहाँ ट्रांसफर होगा, कैपिटल में, तो PL डेबिट टू कैपिटल, ये देखो 6,30,000, तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली PL डेबिट टू कैपिटल किया था, लेकिन लास्ट वाला क्वेश्चन जो हम लोगों ने खुद लिखा वहां पर देखो हम लोगों ने कैसे लिखा था, मतलब लास्ट इन द सेंस इसके पहले वाला, देखो पहले PL डेबिट टू नेट प्रॉफिट, फिर नेट प्रॉफिट टू कैपिटल, तो नेट प्रॉफिट कट के PL टू कैपिटल ही हुआ, जो कि इन्होंने यहाँ नेट करके लिखा है। तो तुम लोग अगर दो स्टेज में लिखोगे तो भी ठीक है, और अगर एक ही बार में लिख दोगे तो भी ठीक है, ठीक है, दोनों बात ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। अब जैसे लास्ट में लेकिन टोटल करना पड़ता है जर्नल का, तो वैसे टोटल कर देने पे देखो कितना आ रहा है 12 लाख 1,28,50,000 1,28,50,000। चाहो तो पेज रख दो, एक पेज या जितना तुम लोग को चाहिए, ये वाला बाद में घर पे लिख लेना, ठीक है। अच्छा अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं, ये वाला अभी तक वैसा खास कोई फाइनल अकाउंट्स आया ही नहीं है, जस्ट सिंपल सिंपल ही है। बोल रहा है ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है मेसर्स दयाल ब्रदर्स का, ये ठीक है, प्रिपेयर करने बोला है, इससे बैलेंस शीट और कुछ नहीं, बैलेंस शीट प्रिपेयर करने बोला है, तो बन शुद्ध बैलेंस इन द बुक्स ऑफ मेसर्स दयाल ब्रदर्स, इन द बुक्स ऑफ बैलेंस शीट as at 31st of March 2020, liabilities amount, assets amount,
तो सबसे पहले देखो दिख रहा है कैपिटल, कैपिटल कहाँ लिखेंगे, लाइबिलिटी साइड में 7 लाख। फिर बोला है लैंड एंड बिल्डिंग 3 लाख, तो यहाँ पे देखो 14% टर्म लोन, तो लोन क्या होता है, लाइबिलिटी। देखो लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी, तो और एक लोन लिया है, लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी 4,60,000। तो लोन फ्रॉम मेसर्स डी एंड कंपनी 4,60,000। ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000, किधर लिखेंगे, इधर एसेट, एसेट। ट्रेड रिसीवेबल 4,20,000। फिर बोला है कैश इन हैंड 20,000, कैश इन हैंड 20,000। फिर बोला है इन्वेंट्रीज इन ट्रेड, तो ये क्या हो गया, क्लोजिंग स्टॉक की ओपनिंग स्टॉक। देखो ओपनिंग स्टॉक होता है तो बोल देता है, कुछ नहीं बोला है तो इसको हम लोग क्या माने, क्लोजिंग। ठीक है, इन्वेंट्रीज इन ट्रेड 6 लाख, तो यहाँ पर लिखेंगे इन्वेंट्रीज इन ट्रेड 6 लाख। फर्नीचर 2 लाख, फर्नीचर 2 लाख। ट्रेड पेबल 40,000, ट्रेड पेबल 40,000। एडवांस टू सप्लायर्स, सप्लायर को एडवांस किया तो एसेट 1 लाख, वैसे भी डेबिट साइड दिख रहा है, तो एडवांस टू सप्लायर 1 लाख। नेट प्रॉफिट, तो ये कैपिटल के साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा 1 लाख। ड्रॉइंग्स 60,000 लेस ड्रॉइंग्स 60,000। अच्छा, अब कैलकुलेट करना पड़ेगा। 3 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 11 लाख, 11 लाख, 4 और 1 5 लाख, 11 और 5 16 40,000। और इधर का 7 लाख, 8 लाख, 8 लाख से 60,000 माइनस हो गया, 7,40,000। तो 7 लाख, 4 4 8 লাখ আর এদিকে গেলে 4 6 10 9 লাখ, 9 লাখ আর এদিকে গেলে 7 লাখ, মানে 10 হলে 17 তো 16,40,000। ये भी बच्चों जैसा क्वेश्चन था, ये सब आने का चांसेस है नहीं। ठीक है, चलो इससे एक चीज है कि एक प्रैक्टिस तो हो रहा है कि क्या आइटम किधर जाता है। जैसे देखो हम लोगों ने सब फिक, देखो ये चीज समझने वाला है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब फिक्स्ड एसेट हो गया, ठीक है। ये और ये सब क्या है, करंट एसेट है। उसमें भी देखो मैंने सीक्वेंस में लिखा है, सबसे ज्यादा लिक्विड क्या है, कैश इन हैंड, ठीक है, ये कैश ही है। एडवांस टू सप्लायर, ये भी क्या है, कैश है।
ट्रेड रिसीवेबल ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टॉक है, तो बोलो स्टॉक को कैश में कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा कि डेटर को कन्वर्ट होने में ज्यादा टाइम लगेगा कैश में? क्योंकि डेटर तो मतलब तो वो तो बिक गया है, मतलब जो स्टॉक बिक गया है वही तो डेटर हो गया है, तो डेटर हो गया है मतलब इतना पैसा मिल जाएगा, मतलब 4,20,000 तो पैसे में कन्वर्ट ऑलरेडी हो चुका है, बस रिसीव होना चाहिए। बट जो 6 लाख दिख रहा है वो भी पैसे में कन्वर्ट नहीं हुआ है, वो हो जाएगा, ठीक है, विद इन 1 ईयर हो जाना चाहिए। तो इसीलिए देखो उस फॉर्मेट में लिखा है सबसे ज्यादा लिक्विड ये, उससे ये भी लिक्विड है, उससे थोड़ा कम लिक्विड है, इस उससे भी कम लिक्विड ही, और आगे का तो बहुत ही कम लिक्विड है। ये दोनों क्या है? फिक्स्ड एसेट। और लोन का भी देखो ये नॉन करेंट है, अगर मोर देन 1 ईयर का है, जब कुछ नहीं बोले टर्म लोन का मतलब मोर देन 1 ईयर ही हम लोग एज्यूम करते हैं जब तक कुछ ना बोले। सिर्फ यही वाला क्या है? करेंट लाइबिलिटी, ये नॉन करेंट लाइबिलिटी, ठीक है, बट यहाँ लिखने का जरूरत नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अब इलास्ट्रेशन 7, इसमें थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट दिया हुआ है। यहाँ पर हमें बोला है ड्रॉ ड्रॉ अप हिज बैलेंस शीट एट द ईयर एंड, इसमें भी हम लोग को बैलेंस शीट ही करने के लिए बोला है, ठीक है। पहले देख लेते हैं क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि ऑलरेडी एक बैलेंस शीट बना हुआ है, देखो क्या बोल रहा है, द बैलेंस शीट ऑफ थापर ऑन 1 अप्रैल 2021 एज फॉलोज, ठीक है। तो बैलेंस शीट दिया हुआ है, ट्रेड पेबल, एक्सपेंस पेबल, इसका मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, कैपिटल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक और इन्वेंटरीज ड्यूरिंग 2021-22। His profit and loss account revealed a net profit of 18,30,000। तो ये कब का बैलेंस शीट है? 1 अप्रैल 2021 का। अब 21-22 जो ईयर था उसमें इसका प्रॉफिट कितना हुआ था? 18,30,000। तो ये कब का बैलेंस शीट है? उसके पहले वाले साल का, प्रीवियस ईयर का, नहीं हुआ, प्रीवियस ईयर का। ये देखो ये कब का है बैलेंस शीट? 1 अप्रैल 2021, ठीक है। तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 2020 को, ठीक है। तो वो 31 मार्च नहीं लिख के इन्होंने क्या लिखा है? 1 अप्रैल 2021। और इसके बाद का जो ईयर आएगा वो होगा 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, ठीक है। यहाँ का बैलेंस शीट मुझे ये वाला गिवन है, और यहाँ का पीएल मुझे गिवन है कितना? 18,30,000। This was after allowing for the following। बोल रहा है ये सब जो है अलाउ करने के बाद आया था क्या? रेंट रिसिप्ट फ्रॉम प्रॉपर्टी लेट आउट 3 लाख, मतलब इनकम है। Depreciation on plant and machinery 10% and furniture fixture 5%. Provision for doubtful debt 5% of the trade receivable as at 31st March 2022. But while preparing the profit and loss account, he had forgotten to provide for one, outstanding expenses totaling 1,80,000 and prepaid insurance to the extent of 20,000। बोल रहा है जब ये पीएल बनाया इन्होंने तब दो चीज इन्होंने कैलकुलेट नहीं किया, एक है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक है प्रीपेड इंश्योरेंस, ये दोनों का इम्पैक्ट नहीं दिया। हिज करंट एसेट एंड लाइबिलिटीज 31 मार्च 2022, मतलब इस साल का दिख रहा है। इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, ट्रेड पेबल ड्यूरिंग द ईयर ही विथड्रू 6 लाख फॉर डोमेस्टिक यूज। हम लोग को बैलेंस शीट बना के देने के लिए बोला गया, ठीक है। तो सबसे पहला बात हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे, तो देखो कैसे होगा इसका। अब देखो क्वेश्चन लेकिन बदल गया, हो सकता है छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन हाँ ওগুলো ঠিক করতে হবে। ঠিক করতে হবে কারণ ওই অ্যাডজাস্টমেন্ট গুলো করা নেই, ঠিক है। तो पहले बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लेते हैं। बैलेंस शीट ऑफ थापर एज एट 31st of March 2020। लाइबिलिटीज, एसेट्स। अच्छा अब देखो हमें यहाँ 31 मार्च 2022 का एसेट लाइबिलिटीज बोला है, लेकिन करेंट एसेट करेंट लाइबिलिटी, जैसे इन्वेंट्रीज
ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक। तो ये तीन चीज लिख लेते हैं। क्या क्या बोला है? इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल और कैश एट बैंक। तो इन्वेंट्री यहां पर लिखेंगे, इन्वेंट्री कैश एट बैंक। इन्वेंट्री कितना है? 14,50,000। कैश एट बैंक कितना है? 10,35,000। और ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल, अच्छा ट्रेड रिसीवेबल है हम लोगों का 20 लाख। और ट्रेड पेबल है 11,40,000। ट्रेड पेबल है 11,40,000। तो जिस साल का बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला उस साल का ये डेटा दिया, और एक डोमेस्टिक यूज के लिए 6 लाख लिया है, तो ये कैपिटल से क्या होगा? लेस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल, वो तो पता नहीं है, देखेंगे कितना होगा। फिर यहाँ नेट प्रॉफिट का जगह रखते हुए हम लोग यहाँ पर ड्राइंग से लिख रहे हैं नीचे। ठीक है, और अगर आगे भी लिखते हो तो ठीक है, कोई उतना भी कुछ प्रॉब्लम है नहीं। 6 लाख। ठीक है, अच्छा ये तो लिख लिया। अब हम लोग को बोल रहा है कि पीएल जब बनाया उन्होंने दो गलती किया है, उसको ठीक करना पड़ेगा, तब जाके हमें नेट प्रॉफिट पता चलेगा। तो हम यहाँ पर एक वर्किंग नोट बनाएंगे पीएल के लिए। तो क्या करें, अकाउंट बना ले, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख लो रिवाइज्ड, क्योंकि फिर से हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको रिवाइज लिख दिया। तो इनके हिसाब से जो आया था पीएल का डेटा, वो भी प्रॉफिट ही था। कितना? 18,30,000। तो फिर ये ब्रॉट डाउन किधर होगा? बाई साइड में, बाई बैलेंस बीटी। तो प्रॉफिट 18,30,000 था, बट इन्होंने दो एडजस्टमेंट नहीं किया। क्या क्या था? हाँ, एक था आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो कि 1,80,000 था, तो इन्होंने खर्चा नहीं दिखाया 1,80,000, तो अभी दिखाएंगे तो प्रॉफिट कम होगा। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये दिखाना चाहिए था इस तरीके से, 1,80,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है? 20,000। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब जो खर्चा मेरा इस बार का नहीं था वो मुझे एलिमिनेट करना था। प्रीपेड इंश्योरेंस का एंट्री क्या होता है, सोचो। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। ठीक है, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस होता है। जब ये क्लोज होगा तो क्या होगा? पीएल टू प्रीपेड इंश्योरेंस, सॉरी इंश्योरेंस टू पीएल। तो बाई क्या हो जाएगा? प्रीपेड इंश्योरेंस। कितना? 20,000। एक्चुअली क्या होता है, नॉर्मली जिस चीज का प्रीपेड है उसका एक्सपेंस इधर रहता है, तो हम लोग लेस करके लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस। बट लेस करने के लिए तो ये डेटा नहीं है, तो फिर बाई साइड में लिखोगे तो लेस का ही तो इम्पैक्ट आएगा ना। इधर लेस होने का मतलब, जैसे मान लो इधर 100 है, इधर 20 हुआ, तो माइनस करके 80। अब अगर मेरे पास ये 100 अवेलेबल है नहीं, तो मुझे माइनस ही करना है, तो लेजर के किधर लिखना पड़ेगा? बाई साइड में। ठीक है, सेम इस तरीके से हम लोग आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का भी सोच सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस तो हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो वो इधर ही लिख दिया इसलिए। अच्छा, तो फिर मेरा प्रॉफिट कितना होगा? 18,50,000 माइनस 1,80,000, 16,70,000 टू नेट प्रॉफिट एन स्लैश पी बैलेंसिंग फिगर। अब ये नेट प्रॉफिट को कहाँ लिखेंगे? कैपिटल के नीचे ऐड करेंगे। एड नेट प्रॉफिट कितना आया? 16,70,000। अब बाकी चीजों का क्या करें? ठीक है, तो देखो यहाँ ये नीचे का जो दिख रहा है पैरा, ये पूरा हम लोगों ने कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक हम लोग का कंप्लीट हो गया। अब आगे यहाँ देखो, यहाँ पर बोला है कि कैपिटल कितना दिख रहा है? ओपनिंग कैपिटल ही तो लेना पड़ता है। तो ये प्रीवियस ईयर का जो कैपिटल है वही तो इस साल मेरा क्या होगा? ओपनिंग कैपिटल। तो ये कैपिटल का वैल्यू कितना लिखेंगे? 50 लाख।
तो ये कितना हो जाएगा 56, 6 6 12 26, और इधर हो गया 76 आएगा क्या ना? না এটা তো মাইনাস হবে 6 লাখ টাকা। আমিও যোগ করেছি তুমিও যোগ করে 60,70,000, ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक्सपेंस पेबल था कितना, 1,50,000, ठीक है। और यहाँ पर अभी हम लोगों ने जो एक्सपेंस पेबल रिकॉर्ड, ये प्रीवियस ईयर का था, इस साल का आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना है, अभी पीएल में लिखा कितना था, तो ये मेरा कहाँ आएगा, दो जगह पे आएगा ना, तो ये लाइबिलिटी भी तो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1,80,000। और प्रीपेड इंश्योरेंस किधर लिखोगे, एसेट साइड में, assets. एसेट्स, प्रीपेड इंश्योरेंस एसेट है, क्योंकि मैंने खर्चा टाइम से पहले पे कर दिया, तो मेरे लिए वो क्या है, एसेट, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, एक्सपेंस पेबल ये मत लिख देना, क्यों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का था। कैपिटल क्यों लिया, क्योंकि ये ओपनिंग वाला कैपिटल है, मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग कैपिटल है वो इस साल का क्या है, ओपनिंग कैपिटल, उसमें एड वेड करके लिखा। ट्रेड पेबल भी ये वाला नहीं लिखेंगे, क्योंकि करंट ट्रेड पेबल हमें दिया हुआ है, मतलब पहले 15 लाख था, अभी ट्रेड पेबल कितना है, 11,40,000, तो दिया हुआ है, लिख दिया। प्लांट मशीनरी 30 लाख था। अब देखो, डेप्रिसिएशन चार्ज किया है प्लांट मशीनरी पे 10%, फर्नीचर फिक्सचर पे 5%, जिसका इम्पैक्ट पीएल में दिया गया है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कहाँ आना चाहिए, बैलेंस शीट में भी आना चाहिए। प्लांट मशीनरी में डेप्रिसिएशन तो वो वाला भी करना है, ये तो बोला है देखो, ये 3 इम्पैक्ट पीएल में दिए हैं, बट ये 3 इम्पैक्ट अगर हमारा बैलेंस शीट में भी आएगा तो वो भी तो करना पड़ेगा। तो प्लांट मशीनरी 30 लाख है, तो कहाँ बोला है कि मशीन बेच दिया, प्लांट बेच दिया, नहीं बोला है, मतलब ये हमारे साथ आगे भी कैरी ऑन होगा, तो 30 लाख में कितना लेस कर देंगे, 10%, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लांट एंड मशीन 30 लाख लेस डेप्रिसिएशन, डीईपी, ये एन लिखा है मैंने, डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, कितना हो जाएगा 3, कितना आ जाएगा 27। फिर देखो, फर्नीचर लिखना चाहिए, बिल्कुल लिखना चाहिए, कहाँ बोला है, बेच दिया, फर्नीचर फिक्सचर 3 लाख, फर्नीचर एंड फिक्सचर 3 लाख, इसमें भी डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 5% बोला है, कितना हो जाएगा 15,000, 15,000, तो कितना आ जाएगा 2,85,000, ठीक है। अच्छा, ट्रेड रिसीवेबल 14 लाख, इससे क्या लेना देना, क्योंकि हमें करेंट ट्रेड रिसीवेबल दिया हुआ था हम लोग, लेकिन उस पे प्रोविजन क्रिएट करना है, कितना 5%, ये देखो बोला 31 मार्च वाला 5% पीबीडीडी क्रिएट करना है। तो ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख पे पीबीडीडी क्रिएट करना था, तो मुझे ये बाद में लिखना चाहिए, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा, मतलब तुम लोग का ही गड़बड़ हो जाएगा, मेरा तो मैंने मिटा दिया। ट्रेड रिसीवेबल 20 लाख माइनस 5%, -5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, पीबीडीडी लिख दिया, तो 5% यानी 1 लाख, तो ये डेटर हो जाएगा 19, बस और कुछ नहीं है, देख लो। इन्वेंट्रीज हमें बताया इस साल का कितना है, हम लोगों ने लिख दिया। रेंट रिसिप्ट का कोई एडजस्टमेंट थोड़ी ना होगा बैलेंस शीट में, रेंट रिसिप्ट तो इनकम था, डेप्रिसिएशन वो कर भी दिया है, ये कोई आउटस्टैंडिंग था भी नहीं, ठीक है। ये 21-22 में ये सब एडजस्टमेंट पीएल में कर दिया, रेंट रिसिप्ट पीएल में ही जाएगा, ये कभी अगर ये आउटस्टैंडिंग होता तो हमें सोचना पड़ता, ठीक है, या फिर प्रीपेड हो। 75, 73 बोल सकते, 60 यार। तू देखे इससे? लिखे तो दिलम बैठे
73 lakh 90,000. इलास्ट्रेशन 8। तो ये इसमें देखो बैलेंस शीट दिया हुआ है और हमें बोला है कि प्रिपेयर द रेलिवेंट ओपनिंग एंट्री। तो अभी तक हम लोग क्लोजिंग एंट्री कर रहे थे, क्यों? क्योंकि कोई भी एक्सपेंस या इनकम अकाउंट हम लोग ओपन कर रहे थे, क्लोज कहाँ कर रहे थे? ट्रेडिंग या पीएल में। अब ये जो बैलेंस शीट बना है इसको ओपनिंग एंट्री क्यों बोलते हैं? क्योंकि बैलेंस शीट बनता है एक पर्टिकुलर डेट पे, जैसे यहाँ कब बन रखा है? 31 मार्च 2022 में, ठीक है। अब बैलेंस शीट से अगर हम लोग मतलब जो डेटा है उसका देखें तो हम लोग ये बोलेंगे कि अब नेक्स्ट ईयर मेरे पास कैश कितना है? 43,000। मेरे पास बैंक में पैसा कितना है? मेरे पास डेटर इतना है, मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक इतना है, मेरे पास इतने रुपए का मशीन है, मेरे पास इतने का कैपिटल है। और ये जो दे रखा है ये फिर क्या होगा? डेटर होगा शायद, सॉरी क्रेडिटर होगा। सो क्रेडिटर इतने का है, तो ये सबको मुझे फिर से ओपन करना पड़ेगा। जब हम बिजनेस करेंगे मुझे पैसे का जरूरत होगा तो ओपनिंग इन्वेंट्री कर सॉरी ओपनिंग एंट्री हमें पास करना पड़ता है बैलेंस शीट के केस में, इसीलिए इसको बोलते हैं ओपनिंग एंट्री, ठीक है। तो ओपनिंग एंट्री पास करेंगे इलास्ट्रेशन 8, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? जैसे जैसे लिखा हम वैसे ही लिख देते। कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, क्लोजिंग इन्वेंट्री डेबिट, मशीन एंड इक्विपमेंट डेबिट टू कैपिटल टू महिंद्रा एंड सन, ठीक है। तो कैश इन हैंड अकाउंट डेबिट, कैश एट बैंक अकाउंट डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, मशीन एंड इक्विपमेंट डेबिट। अच्छा, वैल्यूज लिख लेते हैं। 43,000, 2,67,500, 43,000, 2,67,500, 7,49,500, 9 lakh और 6 lakh। फिर टू कैपिटल टू महिंद्रा एंड सन, टू महिंद्रा एंड सन, टू कैपिटल 5,60,000 और 20 लाख। इसका दोनों साइड टैली ही होगा, इसको चेक मत करो क्योंकि बैलेंस शीट है ना। बी द बैलेंस ट्रांसफर, ठीक है। तो अगर हमें बोले ओपनिंग एंट्री करो तो वो बैलेंस शीट दिया हुआ रहेगा, उससे करनी बोलेगा तो हम लोग इस तरीके से कर लेंगे। ये तो आसान होता है, इसमें कुछ बैलेंस भी नहीं निकालना है, बस लिख दो हो गया। अब इलास्ट्रेशन 8 जो है इसमें एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ, बोला है फाइनल अकाउंट्स बनाना है श्री मित्तल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। जब फाइनल अकाउंट्स बोल दिया तो इसका मतलब ट्रेडिंग भी बनाना है, पीएल भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनाना है, ठीक है। तो इलास्ट्रेशन 9, इन द बुक्स ऑफ इन द बुक्स ऑफ श्री मित्तल ट्रेडिंग and profit and loss account
for the year ended 31st of March 2020. Balance sheet as at 31st of March 2020. Liabilities or assets देखो कैपिटल, तो कैपिटल कहाँ जाएगा? लाइबिलिटी साइड में 8,70,000 कैपिटल। परचेज और सेल दिया हुआ ट्रेडिंग में लिखना पड़ेगा 6,05,000 और 12,10,000। अच्छा, परचेज के आगे अगर ओपनिंग स्टॉक है तो उसका जगह रख दो, ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट के हिसाब से परचेज पे बाद में लिखते हैं ना। अच्छा, परचेज में कोई एडजस्टमेंट हो तो रुको, एक बार पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते। परचेज एंड सेल्स बोला है, ओपनिंग इन्वेंट्री बोला है, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल, बैंक लोन बोला है, ओवरड्राफ्ट बोला है, सैलरी, एडवर्टाइजमेंट, अदर एक्सपेंसेस, ये देखो रिटर्न बोला है, ठीक है। तो मतलब परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न तो इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा। फर्नीचर, बिल्डिंग, कैश इन हैंड, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी और क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। तो परचेज और सेल्स दोनों को इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि रिटर्न दिया हुआ है। तो टू परचेज लेस रिटर्न अभी पढ़ा तो इसलिए मैंने लिख दिया ये दोनों नाम ही, ठीक है। और बाई सेल्स लेस रिटर्न, ठीक है। तो परचेज है 6,05,000 और 12,10,000 सेल है 6,05,000 और 12,10,000 जो है वो हम लोग का सेल्स है, ठीक है। फिर ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000। ओपनिंग इन्वेंट्री 72,000। ठीक है। फिर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल बैलेंस शीट में ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, तो ट्रेड रिसीवेबल यहाँ पर लिखते हैं, तो ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल। ट्रेड रिसीवेबल है 90,000, ट्रेड पेबल 1,70,000। 90,000, ठीक है। फिर 14% बैंक लोन, लोन टेकन एट ईयर एंड, ईयर एंड में लोन लिया है, तो ये जो परसेंट ये क्यों बोला है पता है? ये जो दिख रहा है ना 14%, तो ये इंटरेस्ट रेट है। तो अगर ईयर के बीच में लेता या स्टार्टिंग में लेता तो इंटरेस्ट पीएल में दिखाना पड़ता, क्योंकि एंड में लोन लिया है तो इस साल इंटरेस्ट नहीं आएगा फाइनल अकाउंट्स में। तो 14% बैंक लोन 2 लाख हम लोग इसको यहाँ पर लिखेंगे लाइबिलिटी साइड में, ठीक है। 14% बैंक, बैंक लोन मैंने ट्रेड पेबल के आगे लिखा है क्योंकि वो नॉन करेंट लाइबिलिटी है इस हिसाब से, ठीक है। अच्छा, अब इसका कोई इंटरेस्ट वगैरह हमें लिखना नहीं पड़ेगा। ओवरड्राफ्ट भी ईयर एंड का है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? ये भी एक तरीके का लोन होता है। बैंक हमें इंस्टेंट जो लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे अकाउंट के ऊपर होता है ओवरड्राफ्ट। जैसे मेरे अकाउंट में मान लो 10 लाख रुपए, मुझे चाहिए 12 लाख रुपए, हम बैंक के अच्छे कस्टमर है तो बैंक मुझे तुरंत 2 लाख प्रोवाइड कर देगा, लेकिन उसको बोलते हैं लोन। ओवरड्राफ्ट हो गया तो 1,12,000, ये करेंट लाइबिलिटी होता है हमेशा, ठीक है। ये कभी भी नॉन करेंट नहीं होता, क्योंकि बैंक कभी भी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी 5-6 साल के लिए देगा नहीं, तब बैंक बोलेगा लोन लो, हम तो लोन देने के लिए बैठे हैं, ठीक है। तो 1,12,000, तो ये हो गया मेरा
ओवरड्राफ्ट सैलरी 2,70,000, ये कहाँ लिखेंगे? पीएल में। टू सैलरीज 2,70,000। एडवर्टाइजमेंट 1,10,000, ये भी इधर ही लिखेंगे। टू एडवर्टाइजमेंट 2,00,000, नहीं 1,20,000। एडवर्टाइजमेंट 1,20,000, 1,10,000 है, मैं क्या बोलूं। अदर एक्सपेंसेस 60,000, तो ये भी कहाँ जाएगा? पीएल में। टू अदर एक्सपेंसेस 60,000। फिर रिटर्न 40 और 30, तो ये डेबिट साइड में 40 है। डेबिट रिटर्न कौन सा है? सेल्स रिटर्न, ठीक है। क्यों सेल्स रिटर्न होता है? क्योंकि सेल्स रिटर्न का एंट्री क्या होगा? सेल्स अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट। और ये हो जाएगा रिटर्न, ये रिटर्न आउटवर्ड है, परचेस रिटर्न है ना, 30,000। तो इसका एंट्री होता है रिटर्न टू क्रेडिटर, सॉरी क्रेडिटर टू रिटर्न, ठीक है। तो फिर इधर माइनस करना पड़ेगा। 11, ओ अच्छा इटा बोलছি। 5,75,000। अच्छा, फिर फर्नीचर और बिल्डिंग, ये सब बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा। फर्नीचर और बिल्डिंग। तो पहले बिल्डिंग लिख देते, वो ज्यादा फिक्स्ड हो गया। फिर फर्नीचर लिख देंगे, कोई डिप्रिशिएशन तो है नहीं। तो बिल्डिंग 8,90,000, फर्नीचर 4,50,000। अच्छा, फिर इसके बाद कैश इन हैंड 2,000। कैश इन हैंड 2,000। कैश इन हैंड 2,000। अच्छा, फिर है इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी। तो इनपुट वाला क्या है? एसेट है, और आउटपुट वाला क्या है? लाइबिलिटी है, ठीक है। अच्छा। तो मेरे पास देखो, मेरे पास आउटपुट क्या है? आईजीएसटी। तो हम लाइबिलिटी को कम करेंगे, तो आईजीएसटी पहले आईजीएसटी के साथ होता है, फिर सीजीएसटी एसजीएसटी सभी के साथ होता है। तो 9,18,000 है मेरे पास एसेट, और मेरा लाइबिलिटी कितना है? 15। तो पे करने के बाद मेरे पास कितना बचेगा? 3,000 का फिर भी एसेट बच जाएगा। अब 3,000 का एसेट कौन सा बचेगा जिसमें से हम बचाना चाहते हैं? क्योंकि ये तो दोनों से ही एडजस्ट होता है। तो अगर हम एसजीएसटी से पूरा 9,000 ले लेंगे तो सीजीएसटी 3,000 बचेगा, और अगर हम सीजीएसटी पूरा ले लेंगे तो एसजीएसटी बचेगा। तो एसेट साइड में मुझे 3,000 लिखना पड़ेगा, इनपुट या तो सीजीएसटी या तो एसजीएसटी के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं इनपुट, कुछ भी लिख सकते हो, हम लिख देते हैं एसजीएसटी, ठीक है। कितना लिखेंगे? 3,000, ठीक है। अच्छा, और ये क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000, तो ये बैलेंस शीट में भी आएगा और ट्रेडिंग में भी आएगा। क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000, और इधर लिखेंगे बाय क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,00,000। हो गया। अब टोटल करके देखो जीपी कितना आ रहा है। तो ये हो गया 12,70,000। 6,23,000।
6,23,000 टोटल करने से आ रहा है 12,70,000। तो ब्रॉट डाउन कर देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 6,23,000। 1,83 है। टू नेट प्रॉफिट वन लाख 83 टोटल कितना आ रहा है पीएल का 6,23,000 प्लस नेट प्रॉफिट 1,83,000 तो टोटल कितना हो जाएगा 10,53,000। 15,35 दोनों साइड। $35,000। अब इलास्ट्रेशन 10 देखो, इसमें दो एडजस्टमेंट है। हमें ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है मिस्टर मोहन का। एडजस्टमेंट एक क्लोजिंग इन्वेंट्री का जो एक बार ट्रेडिंग में जाएगा, एक बार बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएगा। डिप्रिशिएशन हम लोग का पीएल में चार्ज होगा और बैलेंस शीट में फर्नीचर से लेस होके बैठेगा। बाकी जैसा डेटा है जैसे कि कैपिटल, सेल्स, परचेज, ओपनिंग इन्वेंट्री, फ्रेट, सैलरी, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, फर्नीचर, ट्रेड रिसीवेबल, पेबल, रिटर्न्स है। तो ये परचेज और सेल्स को इनर कॉलम में लिखेंगे। डिस्काउंट, बैड डेट, इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश इन एंड कैश एट बैंक, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएस। मतलब लगभग प्रीवियस वाले क्वेश्चन के तरह ही है, थोड़ा सा डेटा ज्यादा। Illustration 10. In the books of Mr. Mohan. In the books of Mr. Mohan. Trading and profit or loss account for the year ended 31st of March 2020. Balance sheet as on as on 31st of March 2022. As liabilities assets. देखो सबसे पहले हमारे पास है कैपिटल 6,50,000। तो बैलेंस शीट में देखो कैपिटल 6,50,000। फिर इसके बाद है सेल्स। तो इनर कॉलम में लिखना है क्योंकि रिटर्न था। तो बाई सेल्स डेटा है 9,70,000। फिर परचेज था। तो ओपनिंग स्टॉक का जगह रख दो, मुझे पता नहीं है कि नहीं बट एक लाइन जगह रख दो। टू परचेज 4,30,000।
Opening inventory 1,10,000. To opening inventory 1,10,000. Freight inward 40,000. To freight inward 40,000. Salary 2,10,000. To salaries 2,10,000. Other administration expenses 1,50,000. To other administration expense 1,50,000. फर्नीचर 3,50,000. तो एसेट में लिखना पड़ेगा फर्नीचर 3,50,000. तो इसमें डेप्रिसिएशन था तो जगह रखना पड़ेगा, ये नीचे हम लोगों ने पढ़ा. ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल 2,10,000 1,90,000. ट्रेड पेबल 1,90,000. ट्रेड रिसीवेबल 2,10,000. ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल हो गया 1,90,000 2,10,000. रिटर्न 20 और 12. डेबिट वाला है 20 तो वो कौन सा रिटर्न होगा? सेल्स. और क्रेडिट वाला है 12. तो ये हो जाएगा 9,50,000 और ये हो जाएगा 80. अच्छा, डिस्काउंट 19 और 9 तो 19 डेबिट है तो 2 डिस्काउंट अलाउड, मतलब 2 डिस्काउंट. 2 डिस्काउंट हो जाएगा 19 और बाई डिस्काउंट हो जाएगा 9. 19 और 9 ठीक है 19 और 9. अच्छा, इसके बाद बैड डेट 5,000 तो 2 बैड डेट. टू बैड डेट 5,000 पीएल में लिख दिया. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज तो इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, ठीक है, तो यहाँ एसेट साइड में लिखना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज. इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 1,00,000. इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज 1,00,000. फिर बोल रहा है कैश इन हैंड कैश एट बैंक 1,89,000. तो स्टॉक भी लिखना पड़ेगा तो हम पीछे लिख रहे हैं. चलो, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक 1,89,000. अब ये एडजस्टमेंट इनपुट सीजीएसटी इसका बोला है, ठीक है, तो इनपुट आईजीएसटी. तो इसमें आउटपुट जो है इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी. अब इनका क्या होता है कि सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा या आईजीएसटी के साथ, तो इसका लिख लेते हैं, ठीक है, वर्किंग नोट बना लेते हैं. तो आउटपुट ओ स्लैश पी लिखा है. आउटपुट जीएसटी में क्या क्या है और इनपुट जीएसटी में क्या क्या है वो पहले लिख लेते हैं.
तो हम लोग के पास तो तीनों ही है क्वेश्चन में, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। अब देख देख के लिखेंगे कि कितना कितना है। तो आउटपुट है मेरा, सीजीएसटी है 8000, एसजीएसटी भी 8000, तो सीजीएसटी 8000, ये भी 8000, ये वाला है 6000 आईजीएसटी। और इधर से देखें तो इनपुट दो है, सीजीएसटी एसजीएसटी 10,000। ये नहीं है, सीजीएसटी 10, एसजीएसटी 10, ठीक है। तो ये मेरा एसेट है इनपुट वाला, और ये मेरा क्या है, लाइबिलिटी। तो हम लाइबिलिटी को राइट ऑफ करना चाहेंगे एसेट से, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम सीजीएसटी को चूज करते हैं, ठीक है, तो सीजीएसटी सीजीएसटी के साथ एडजस्ट होगा। तो 10,000 एसेट है, उसमें से 8,000 क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। तो कितना बचा हुआ रहेगा, 2,000 एसेट बचा हुआ रहेगा। तो अगर इधर ही कर देते हैं बैलेंस बोल के, ठीक है, तो सीजीएसटी का क्या रहेगा, 2,000 इनपुट पड़ा हुआ रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब वो बचा हुआ से हम लोग क्या कर सकते हैं, आईजीएसटी को एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, दोनों का ही पहले बचा हुआ देख लेते हैं। ये 2,000 हो गया। अब ये एसजीएसटी के साथ एडजस्ट होगी, यहाँ पर कितना बचेगा, 2,000 इनपुट, तो टोटल 4,000 हो गया। 4,000 से हम लोग 6,000 आईजीएसटी को अगर राइट ऑफ कर देंगे, ठीक है, फिर भी, हाँ, फिर भी ये एडजस्ट होने के बाद भी हमारे पास कितना बचा हुआ रहेगा, 2,000 आउटपुट बचा हुआ रहेगा, है ना। तो इसका मतलब ये लाइबिलिटी साइड में जाएगा। आईजीएसटी आउटपुट बोल के आ जाएगा, है ना, आउटपुट आईजीएसटी 2,000। और तो कुछ है नहीं, आप कैलकुलेशन करेंगे। ओ, क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000, ये इधर लिखते हैं बाई क्लोजिंग स्टॉक 1,80,000। और कहाँ लिखेंगे, फाइनल, सॉरी, फाइनल अकाउंट, हाँ, करेंट एसेट, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना था, और एक ये फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन, तो लेस कर दो डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, 35,000। और ये डेप्रिसिएशन पीएल में भी चला जाएगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर बोल के 35,000। अच्छा, अब हम लोग को ट्रेडिंग को क्लोज करना है। 11,30,000 टोटल। 5,62,000 टोटल, 11,30,000 बाई जीटी ब्रॉट डाउन। 5,62,000, और ये कितना हो जाएगा, 5,00,000, तो 9,000 है सेटल। ये लो, ये हैंग कर गया। ठीक है, लिखो तुम लोग, कैलकुलेट करो। हम्म, 5,71,000, तो टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, है, ट्रांसफर टू कैपिटल बैलेंसिंग फिगर 1,52,000, टोटल 5,71,000। यहाँ पर ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट 1,52,000, 8,02,000 दोनों साइड टोटल। अच्छा, ये फर्नीचर कितना है, 3,50,000 माइनस 35 करके 3,50,000।
9,94,000 asset side. 9,94,000 अच्छा बोथ साइड ही आ गया 9,94,000। उसके बाद फिर से एक एंट्री का क्वेश्चन है छोटा सा ये हमें एक बैलेंस शीट दे दिया है और देखो क्या बोला है। सो ओपनिंग एंट्री ऑन 1 April 2022 इन द बुक्स ऑफ मिस्टर पोपटलाल। ठीक है, तो इनके बुक्स में एंट्री करना है ओपनिंग एंट्री, तो कैसे करेंगे? अभी थोड़ी देर पहले सीखा है, फिक्स्ड एसेट डेबिट, इन्वेंटरीज डेबिट, तो लिख लो। फिक्स्ड एसेट एम डॉट ए लिख दिया मैंने, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, इन्वेंटरीज डेबिट, इन्वेंटरीज अकाउंट डेबिट। अच्छा, और क्या है एसेट साइड में? ट्रेड रिसीवेबल डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल। फिर प्रोविजन लेस किया हुआ है तो ये लाइबिलिटी है, क्रेडिट, तो उधर लिखेंगे, कैश लिख देंगे, कैश अकाउंट डेबिट। टू, एक तो हमें प्रोविजन पता चला वो लिख लेते हैं, ठीक है, टू प्रोविजन। अच्छा, और क्या है? टू बैंक ओवरड्राफ्ट। अच्छा इधर से देख लो, टू कैपिटल, टू ट्रेड पेबल, टू कैपिटल, टू ट्रेड पेबल, टू बीओपी, ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट 1,25,600, 1,25,600। इन्वेंट्रीज 2,06,400, 2,06,400। अच्छा कैपिटल इधर 2,40,000 इधर दिख रहा है तो लिख लेते हैं, कैपिटल 2,40,000। अच्छा, ट्रेड पेबल 164। ट्रेड रिसीवेबल बोलो कौन सा लिखे, अगर प्रोविजन अलग से 188 लिखना पड़ेगा, क्योंकि प्रोविजन हम लोग अलग से लिख रहे हैं तो फिर ग्रॉस में लिखना पड़ेगा ना, नहीं तो डेबिट और क्रेडिट तो मैच नहीं होगा। प्रोविजन है 6200, तो यहाँ पर लिख दो 6200, ठीक है। कैश है 36,200, 36,200, और बीओडी है 1,46,000। बी अकाउंट ट्रांसफर। 11 नंबर। इसके बाद जो 12th नंबर वाला है, जो कि काफी बड़ा है, अभी शुरू करेंगे तो कम से कम 20 मिनट लगेगा, तो अभी तो नहीं कर सकते, हम जस्ट देख रहे हैं कितना सारा बाकी है। 12, 13, ये भी कोई एंट्री वाला होगा जिसलिए मैंने आंसर ले रखा। 12, 13, 14, बस ये तीन हम लोग का यहाँ पर बाकी है। बाकी इसके बाद इधर बहुत सारा क्वेश्चन है, ये करना पड़ेगा, ये 5-6 क्वेश्चन, ठीक है। ठीक है, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज इतना ही। ओके मैम।